स्वामी राज लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आस्था दुबे फिर से अपनी जनरल नॉलेज की क्लास आपके लिए लेके आ गई हूँ। और आज हम अपना एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक पे जाने वाले हैं, नई कहानी सुनने वाले हैं और नई कहानी के बारे में जानने वाले हैं अपने प्राचीन इतिहास की। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब बहुत उत्सुक होंगे। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों मौर्य एम्पायर। मौर्यों का जो शासन चला, मौर्य कैसे आए, कैसे उन्होंने शासन किया, उनमें कौन कौन से जो है मेन जो थे राजा, कौन कौन से थे, किसने क्या किया, तो सारी इंटरेस्टिंग बातें, सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम लोग जानेंगे अपनी क्लास में। चलिए देखते हैं कितना आज जान पाते हैं और कितना नेक्स्ट क्लास के लिए हमें रुकना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें अपनी हेडिंग तो डाल लेनी चाहिए, है ना। हेडिंग जरूरी होती है। हेडिंग से पता रहता है कि हमारी क्लास किस बारे में चल रही है। हमारी क्लास चल रही है मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि हमें ये मौर्य एम्पायर के बारे में पता कहाँ से चला, मौर्यों के जो राजा आए इनके बारे में पता कहाँ से चला, ये सारे हमें सबूत कहाँ से मिले। तो हमें ये सारे सबूत मिले हैं, जो भी मौर्य की वंश की जानकारी जो भी हमें मिली है, जो भी सारे हमें तथ्य पता है मौर्य वंश के बारे में, वो हमें पता चले हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से। अभी यहाँ हम लिख दे रहे हैं, थोड़ी कठिन हिंदी है, अगर आप बोल पाए तो। एक साहित्यिक स्रोत था और एक पुरातात्विक स्रोत था। इन दोनों स्रोतों से हमें मौर्य एम्पायर की जानकारियां और उनके बारे में पता चला है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या आते हैं ये भी आप जान लीजिए। साहित्यिक में आते हैं अर्थशास्त्र, ये अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ है बच्चों ये सारी चीजें। ठीक है, अर्थशास्त्र आता है, निका आता है, और मुद्रा राक्षस, मैं बता रही हूँ, पहले मैं लिख लूं फिर मैं आपको ठीक से बता रही हूँ, इसकी चिंता ना करें आप। मैं लिख लूं ताकि जो बच्चे वहां बैठे हैं वो उसे पढ़ पाए कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मौर्य एम्पायर की। किसकी बात कर रहे हैं? मौर्य एम्पायर की, मौर्यों के शासन की। कब से स्टार्ट हुआ था बच्चों? ये जनरली स्टार्ट हुआ था 322 बीसी ईसा पूर्व से ये शुरू हुआ था। ठीक है, हमें इसके तथ्य कहाँ से मिले थे, इस एम्पायर की जानकारी हमें कहाँ से मिली थी, ये मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिली थी, कि ये मौर्य आए कहाँ से, कौन थे, कहाँ से आए, क्या उसके बाद बाकी तो शासन इन्होंने जो किया उसका तो पूरा भर भर के प्रमाण है ही हमारे पास, लेकिन ये कौन थे, कहाँ से आए, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली। तो इसकी जानकारी हमें मिली थी, एक तो साहित्यिक स्रोत था और एक पुरातात्विक स्रोत था। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है बच्चों? अर्थशास्त्र, ये सब किसी न किसी ने लिखा है। अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बुद्ध ग्रंथ। ठीक है, अर्थशास्त्र हमारे चंद्रगुप्त मौर्य अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य ने ही लिखा है। चाणक्य के बारे में भी हम आगे आपको स्टोरी बताते हैं, सुनाते हैं, बड़ा मेन कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है इस मौर्य वंश के बढ़ने में, आगे चलने में। ठीक है, तो ये सारे जो साहित्य थे हमारे पास, जो सारे साहित्य थे हमारे पास,
उन्हीं से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिली। बुद्ध जैन और बौद्ध ग्रंथ में भी जो हमने पढ़ा है पिछली कुछ क्लासों में जैन और बौद्ध ग्रंथ के बारे में, तो इन ग्रंथों में भी मौर्य के बारे में, उनके राजाओं के बारे में विवरण है। हमने बताया था जैन धर्म को फॉलो करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ठीक है, ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करते करते एक फॉलोअर के साथ जो सुतुरबाहु भद्रबाहु थे उनमें से एक कर्नाटका चले गए थे इसको फैलाने, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे और वहीं पे उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया, प्रचार प्रसार किया और वहीं अपना उन्होंने शरीर भी त्याग दिया था। तो ये सारे जो साहित्य है ये हमें मौर्यों के बारे में बताते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्र राक्षस और जैन और बौद्ध ग्रंथ। बाकी पुरातांत्रिक तथ्य क्या है हमारे पास? अशोक के अभिलेख हैं हमारे पास। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के ही एक राजा थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख हैं। उस समय शिलाओं पे लिखा जाता था बच्चों, उस समय शिलाओं पे लिखा जाता था, पेन और ये आपका पेपर नहीं था उस समय। अशोक के अभिलेख हैं, जूनागढ़ के अभिलेख हैं, रुद्रामन के अभिलेख है। मैं लिख दे रही हूं ताकि आपकी नजरों के सामने रहे और आप इसको पढ़ सकें जितनी बार पढ़ना चाहें। ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख हैं और रुद्रदामन के अभिलेख, ये सब हमारे पास पुरातांत्रिक स्रोत थे जिनसे हमें पता चला। अशोक के अभिलेख, राजा अशोक जो मौर्य एम्पायर में के जो चले आ रहे शासक थे उनमें से एक अशोक भी थे। उन्होंने एक अभिलेख बनाया, शिला पे लिखा, इसके बारे में तो हमें पता है। जूनागढ़ के अभिलेख हैं, रुद्रामन के अभिलेख हैं। ठीक है, ये पुरातांत्रिक स्रोत थे और साहित्यिक स्रोत हमारे अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्र राक्षस और जैन और बुद्ध ग्रंथ थे। ठीक है, इन सब माफ करिएगा, हाँ, तो इन सब सूत्रों से हमें मौर्यों के बारे में पता चला, मौर्य एम्पायर के बारे में पता चला, वो कैसे बढ़ते गए और कैसे लगभग पूरी भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। हालांकि ये भी लाइन जो है अतिशयोक्ति ही कहा जाता था कि मौर्यों ने क्या है धीरे धीरे अपना एम्पायर फैलाते फैलाते पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। लेकिन ये अतिशयोक्ति इसलिए कहलाया जाएगा कि हम जानते हैं कि चोला, पांडव और भी कई ऐसे थे जो भिन्न भिन्न जगह पे भारत के उनका राज चल रहा था, इन लोगों का राज चल रहा था भिन्न भिन्न जगहों पे। तो ये कहना कि मौर्यों ने ही पूरा भारत, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पूरा भारत एक्वायर कर लिया, पूरा भारत ले लिया, ये अतिशयोक्ति ही है। लेकिन तब भी उनका एम्पायर उन्होंने बहुत फैलाया, बहुत विस्तृत किया और बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें एक से एक राजा थे, तो कई राजा थे, उनके नाम भी पढ़ेंगे। तो आप ये ना सोचिएगा कि सारे राजाओं को याद रखना रहेगा, नहीं, सारे राजाओं को याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरू के 3 और अंत वाले राजा जहां से मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जनरली क्वेश्चन इन्हीं राजाओं के ऊपर बेस्ड बनता है। जब हम राजाओं के नाम बताएंगे तो हम फिर से दोहराएंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी क्लास में तो चिंता करो ही मत। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना मौर्य एम्पायर। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक कहानी, इसको कहानी की तरह सुनते रहिए, जैसे मैं हर क्लास में करती हूँ, आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लेके आती हूँ, वैसे ही मैं इनकी भी एक कहानी सुना रही हूँ, इसको सुनते रहिए। मैंने आपको बता दिया है कि मौर्यों के बारे में तथ्य हमको ऐसे ही मिले साहित्यिक और पुरातांत्रिक स्रोतों से, जिसमें साहित्यिक में ये सारी किताबें थी और पुरातांत्रिक में इस तरह से उल्लेख किए हुए थे। एक तो अशोक ने ही उल्लेख किए थे शिला पे, बाकी जूनागढ़ के अभिलेख हैं और रुद्रामन के भी अभिलेख हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें मौर्यों के बारे में पता चला था और ऐसे हम इनके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब कैसे, ये कहाँ से शुरू हुआ ये मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब बहुत बालक थे, छोटे थे, तभी उनके पिता की जो है
मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं एक युद्ध में, एक लड़ाई में, ठीक है। वो बहुत छोटे थे, तो उनको किसने ज्ञान और शिक्षा दिया? उनको ज्ञान और शिक्षा खुद इन्होंने चाणक्य ने दी। चाणक्य एक ब्राह्मण थे, ठीक है। चाणक्य एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ही जब उनके अंदर सारे ट्रेड्स और कैरेक्टर देखे, गुण देखे उनके, कि उनके अंदर बचपन से ही एक राजा बनने के गुण हैं, तो उन्होंने उनको अपनाया और उनको जो है सारा ज्ञान शिक्षा जो भी है, उनके गुरु बने और उनको सब कुछ दिया, और शुरू से वही उनको रास्ता दिखाते आ रहे। चाणक्य इनकी जीत में, मगध पे इनकी जीत में बड़ा बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम आपको बताते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा नामों से, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे बड़े हुए चाणक्य की शिक्षा के अंदर, ठीक है। अब देखिए इनका नाम मौर्य क्यों पड़ा? मौर्य देखिए, चंद्रगुप्त की जो माँ थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे लिख के, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से मौर्य इनका नाम क्यों पड़ा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, चंद्रगुप्त की जो माँ थी उनका क्या था? उनकी माता से उनको मूरा शब्द मिला, उनकी माता से मूरा शब्द मिला और मूरा से ही मौर्य बने। मूरा उनकी माता थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता क्या थी? मूरा थी, और मूरा से ही वो जो है मौर्य बने। हालांकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है किसी पुत्र का वंश जो है उसकी माता के नाम पे चला हो। हालांकि हमेशा आज तक भी, आज की डेट में भी आप देखते हैं पुत्रों का वंश किसके नाम पे चलता है? पिता के ही नामों पे चलता है, माता के नामों पे नहीं चलता है। लेकिन उस समय, उस प्राचीन इतिहास में एक ये क्या कह सकते हैं, अलग से ही एक ये घटना थी, अलग से ही एक बात थी कि मौर्यों का जो था वंश, चंद्रगुप्त मौर्य की माता के नाम पे ही ये मौर्यों का वंश आगे चला। यानी मूरा उनकी माता थी और ये लोग जो बच्चा हुए, जो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटा जो हुए वो मौर्य पड़ गए। समझ गए आप लोग? आशा करते हैं ये बड़ा सिंपल सा है, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि माता के नाम पे किसी पुत्र का वंश आगे बढ़ता चला गया। इस तरह से ये लोग पूरा मौर्य एम्पायर खड़ा किए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम ये बताना चाहते हैं, हाँ, हमने बड़े फैक्ट्स जो हैं बच्चों अलग अलग बुक से, अलग अलग चीज़ों से इकट्ठा करके आपके लिए यहाँ पे निकाल के रखे हैं। जो मेन है, जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब हमने निकाल के रखे हैं, हर एक पॉइंट। और इसी को हम हर एक पॉइंट उठा के हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको ये कहानी के रूप में समझ में भी आए और आप कुछ भूले भी ना, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी तरह से ये कवर हो जाए, ठीक है। ऐसे मैं आपको स्टोरी सुनाते चलूंगी तो स्टोरीज बहुत मिंगल हो जाएगी, बहुत मिल जाएगी, और आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए मैंने एक सीक्वेंस बनाया, एक नंबरिंग बनाया, जिसके हिसाब से मैं चलती जाऊंगी तो आपको जो स्टोरी भी समझ में आती जाएगी। हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट, रियल में इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्क्स के व्यू से, वो भी कवर होते जाएंगे, और आपका स्टोरी के साथ क्वेश्चन आंसर आपका आराम से कवर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी हमको लगता है आपको समझ में आ गई कि मौर्य एम्पायर के बारे में हमें कैसे पता चला, वो क्या क्या तथ्य थे, साहित्यिक और पूर्वांतिक तथ्य, क्या क्या साहित्य थे और क्या क्या अभिलेख थे, ये भी आपको पता चल गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहले शासक थे मौर्यों के, वो कहाँ से आए, कैसे वो चाणक्य के शिष्य बने, और उनका ये मौर्य वर्ड कहाँ से आया, वो उनकी माता से ही आया। इतना सिंपल चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ये प्राचीन, मैंने जैसे आपको बताया, ये प्राचीन भारत का मौर्य एम्पायर, ये राजवंश, ये राजों का वंश बहुत ही शक्तिशाली एक एम्पायर था प्राचीन भारत का, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसके पहले राजा स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, जिसने ये मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये मौर्य अपनी माँ से ये वर्ड उन्होंने लिया था, और ये इतिहास का पहला ऐसा वो बना कि किसी बेटे का वंश उसकी माता के नाम पे चल रहा है। ये मैं दोहरा चुकी हूँ, मैं फिर वही चीज दोहरा रही हूँ, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य इसके स्थापक थे मौर्य एम्पायर के, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो महामंत्री या जो एक राजा होता है उसके नीचे जो उसका जो सबसे पहला जो मंत्री होता है राजा के बाद की जो पोजीशन जो वो होल्ड करता है, महामंत्री या मंत्री कह लो, तो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री थे कौटिल्य। इन दोनों ने मिलकर ये एम्पायर को बहुत बहुत विस्तार किया, बहुत किया। इसमें उनके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उनका भी बड़ा हाथ था, बहुत ही वो था, ठीक है। इस मौर्य एम्पायर की स्थापना कहाँ से हुई, कहाँ से शुरू हुई? ये मगध राज्य से शुरू हुआ। गंगा के किनारे जो जमीन है, गंगा नदी का जो मैदान है, ठीक है, वहां से ये शुरू हुआ। मगध राज्य से इनका एम्पायर फैलना शुरू हुआ। जो मगध राज्य जिसकी हम बात करें आज की डेट में बिहार और बंगाल का हिस्सा है, ठीक है, जिस मगध जगह का हम बात कर रहे हैं, जहाँ से ये मौर्य एम्पायर शुरू हुआ, जहाँ से इसकी स्थापना शुरू हुई, जहाँ से ये फैलना शुरू हुआ, वो मगध आज की डेट में हमारा बिहार और बंगाल का ही पार्ट है, बंगाल का ही एरिया है। तो ठीक है, मगध का कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र उस समय, और पाटलिपुत्र आज की डेट में क्या है? पटना। मैंने जैन धर्म में भी आप जब पढ़ा रही थी तो बताया था पाटलिपुत्र पटना है आज की डेट में, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की? मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने की? खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहले शासक वही थे। किसके साथ मिलकर इन्होंने ये स्थापना की थी? अपने मंत्री के साथ, राज्य मंत्री के साथ, जिनका नाम कौटिल्य था। और उनकी इस पे विजय पाने में किसने मदद की थी? उनके गुरु चाणक्य ने, ठीक है। और ये कब से शुरू था? 322 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, 322 बीसी से शुरू हुआ, ठीक है। ये मगध जो यहाँ से जिनका एम्पायर शुरू हुआ, ये मगध कहाँ है? गंगा नदी के मैदानों से, मगध गंगा नदी के मैदानों से जो इनका एम्पायर शुरू हुआ मौर्य का, वो आज की डेट में क्या है? बंगाल और बिहार का हिस्सा है, बंगाल और बिहार का ही पार्ट है। और मगध का उस समय मौर्य के एम्पायर में क्या कैपिटल थी, राजधानी क्या थी उनकी? पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र आज के समय क्या है? पटना है। होपफुली क्लियर है? क्लियर है? फिर से सुनो, मैं 100 बार सुनाऊंगी। सुनो, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक सुनो। आप सुनिए। मौर्य के सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने ही इस मौर्य एम्पायर की स्थापना की। ये कहाँ से शुरू हुआ? मगध से, गंगा नदी के मैदानों से। मगध जगह आज की डेट में कहाँ है? बिहार और बंगाल का हिस्सा है। मौर्य एम्पायर की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज की डेट में क्या है? पटना है। इस मौर्य एम्पायर को स्टार्ट करने में, इसके जीतने में किसने, इस मगध राज को जीतने में और मौर्य एम्पायर को स्टार्ट करने में चंद्रगुप्त के मौर्य की किसने हेल्प की? उनके मंत्री कौटिल्य, उनके गुरु चाणक्य, ठीक है। किस सन से शुरू हुआ? 322 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, 322 बीसी से शुरू हुआ। होपफुली घुस गया। नहीं घुसा, वापस रिवाइंड कर करके सुनिए, 100 बार सुनिए, लेकिन सुनते रहिए जब तक घुसे ना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसकी कहानी भी सुन लीजिए कि ये मगध राज के राजा कौन थे और कैसे जो है ये सारी घटना शुरू हुई, ठीक है। अब देखिए, हम सीक्वेंस आपका गड़बड़ नहीं करना चाहते, नहीं तो आप कहानी गड़बड़ कर दोगे। सुनिए। धनानंद जो थे वो मगध के राजा हुआ करते थे, अभी जब मौर्य का शासन नहीं था, ठीक है। धनानंद ही आखिरी राजा थे मगध के। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके बाद कब्जा कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। धनानंद से चाणक्य जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, उनसे और धनानंद के बीच जो है कहासुनी हो गई और धनानंद ने चाणक्य को बड़ा अपमानित किया। क्या कहासुनी हुई थी और क्यों अपमानित किया, इसको भी आप जान लीजिए। धनानंद जो मगध के राजा थे उस समय, उन्होंने ये किया कि वो राज कर रहे थे। सिकंदर उधर से जो है पश्चिम भारत
से चढ़ाई अपना कर रहा था पंजाब की तरफ, ठीक है। सिकंदर पंजाब के ऊपर अब चढ़ाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जो ये ब्राह्मण थे चाणक्य, ये गए मगधराज के पास, धनानंद जी जो थे मगधराज, उनके पास गए, उनको सलाह देने, उनको प्रोत्साहित करने की वो जो है अपना राज्य का विस्तार करें, फैलाएं, ठीक है, और फैलाएं। अब मगधराज धनानंद ने क्या किया, उनका अपमान कर दिया। उनका अपमान में क्या बोला, उन्होंने बोला तुम एक बाभन हो, तुम्हारा काम है भिक्षा मांगना, ठीक है, जाके भिक्षा मांगो, राजा को लड़ना मत सिखाओ, राजा को लड़ना मत सिखाओ, तुम बाभन हो, तुम जाके बस भिक्षा मांगो। इस तरह से अपमान करके, और उन्होंने भी कहा कि बाभन जो चुरखी रखते कि तुम पहले अपनी चुरखी संभालो, और कई तरह से अपमान किया उनको, और उनकी शीला पकड़ के उन्हें महल से बाहर खदेड़वा दिया। इस अपमान के बाद चाणक्य ने कसम खाई कि वो मगधराज को, धनानंद को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनको फिर यही मिले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके अंदर बचपन से ही उन्होंने देखा कि एक राजा बनने के सारे गुण हैं। उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया, उनको ट्रेनिंग दी, विद्या दी, जो भी कहिए सब कुछ दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने उनको प्रेरणा, उनको उत्साया, उनको समझाया कि वो यूनानी जो अटैक कर रहे हैं पहले उनको मारे। सबसे पहले तो उन्होंने ये काम शुरू किया बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि उन्होंने गुप्तचर फैलाए पूरे भारत में, हर जगह अपने ढेर सारे गुप्तचर फैलाए, ठीक है। गुप्तचर फैलाए तो वो मगधराज के राजा की सारी खबरें लाते थे, उनके बीच का मतभेद, कौन किससे क्या मतभेद है, क्या दुश्मनी है, कौन किसका क्या फायदा, मतलब अंदरूनी सारी खबर सारे गुप्तचर इनको लाके चंद्रगुप्त मौर्य को देते थे। तो इनको काफी जानकारी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या हुआ, यूनानियों के हमले पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया, चाणक्य यानी उनके गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य यानी राजा, उनको समझाया कि तुम यूनानियों पे हमला करो, इन सबों को खदेड़ो। चंद्रगुप्त ने वही किया, यूनानियों को खदेड़ दिया। उसमें भी गुप्तचर बड़े काम आए थे सारी इंफॉर्मेशन देने के, जिससे यूनानियों को खदेड़ना आसान हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मगध पे जो धनानंद थे उनके राज्य में पहले तो गृह युद्ध कराया। गृह युद्ध कराने का मतलब अंदर ही अंदर उनको तोड़ना शुरू किया, उनके राज्य को, उनके महामंत्री से उनको भिड़ाना, तोड़ना, लगाना, बजाना, आज के टाइम में जो वर्ड यूज करते हैं वो सब करना शुरू किया, गृह युद्ध शुरू कराया। इस तरह से क्या हुआ, और वो घूस दे के, लालच दे के उनके सारे मंत्री तंत्री जितने थे उनको खरीदने लगे वो, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से, चाणक्य खरीदने लगे, किसकी मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। तो इससे क्या हुआ, राजा का जो धनानंद राजा, मगध के जो राजा थे, उनके अंदर का एम्पायर हिल गया। तो और उसके बाद इन्होंने चढ़ाई करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से, चाणक्य ने कि हमला मारो, और हमला चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और उधर धनानंद ने अपनी गद्दी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए छोड़ दी और चले गए। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहाँ पे उनका शासन हो गया, उन्होंने वहाँ की जनता का भी दिल जीत लिया। इस तरह से वहाँ पे वो राजगद्दी पे बैठे, वो राज्य उनका हो गया। और ये धनानंद कहाँ चले गए, आज तक इसका ये पता नहीं कि क्या हुआ, इनका अंत में क्या होता है, ठीक है। ये वही धनानंद थे जिन्होंने चाणक्य को अपमानित किया था, और चाणक्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, ठीक है। अब मगध से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैलना शुरू हुआ। मगध एकदम सेंटर, इपिक पॉइंट था वहां पे, ठीक है। वहीं से जो है धीरे धीरे इनका शासन फैलना तेजी से शुरू हुआ इधर उधर, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं बच्चों। ये तथ्य याद रखिएगा कि कहाँ से ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चला था, ठीक है। ये आपने देख लिया, कॉपी कर लिया, इतनी स्टोरी जान ली कि कैसे उन्होंने मगध पे कब्जा कर लिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी मदद से, अपने महामंत्री कौटिल्य की मदद से और उनके गुरु के ज्ञान की मदद से, यानी चाणक्य ज्ञान की मदद से।
तो आज के लिए बच्चा हमारी कहानी में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे चाणक्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और आगे बढ़ेंगे और राजाओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कैसे कैसे उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर फैलाना धीरे धीरे शुरू किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर राउंड और हमारा ये भी टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल की स्टोरी के लिए एक्साइटेड रहिए कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ, तो हम कल आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। सुनते रहिए, रिपीट कर करके, रिवाइंड कर करके, ठीक है। नमस्कार।